वेलकम बैक स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह से मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट होता है? तो यहाँ पर मेन प्रोसेस होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस की वजह से ही मिल्क कन्वर्ट होता है योगर्ट में। अब देखते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और किस तरह से मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट होता है। सो फर्स्ट अगर बात करें टर्मिनोलॉजी की, तो यहाँ पर है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एन का मतलब है विदाउट और विद द एब्सेंस ऑफ। एनएरोबिक का मतलब है एयर और ऑक्सीजन, यानी ऐसा रेस्पिरेशन जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ऐसी किस्म की रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन हमारे पास एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करके इनसे एनर्जी बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ये जो टाइप है रेस्पिरेशन की, ये एनएरोबिक है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड मालिक्यूल को ब्रेक किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन में देखें, द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को इस्तेमाल किए बगैर ग्लूकोज मालिक्यूल के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब भी ऑक्सीजन आपके पास अनअवेलेबल है, तो इस केस में ग्लूकोज कंप्लीटली इनकी ब्रेकडाउन नहीं होती, बल्कि इनके इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। सो इट्स ऑकर एन साइटोप्लाज्म, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए, तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म भी इन्वॉल्व है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहलाता है, वो ऑर्गेनली भी एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर सिंपली साइटोप्लाज्म पार्टिसिपेट करता है इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये होता है इट विल डन बाय या इट ऑकर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, इसके अलावा यीस्ट है, मसल सेल भी सवियर एक्सरसाइज में एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है, यीस्ट सेल पंजाई जिसे हम कहते हैं, एंड ड्यूरिंग सवियर एक्सरसाइज मसल सेल भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इनमें कॉमन स्टेप पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस एक मेन पाथवे है। इसमें क्या होती है, बेसिकली जो ग्लूकोज हम फूड में लेते हैं, इन ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। तो इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ग्लूकोज को ब्रेक करके इनसे बनाया जाता है पायरुवेट। 2 मालिक्यूल ऑफ पायरुवेट यहाँ पर बनते हैं। अब ग्लूकोज हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ये पायरुवेट बेसिकली एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पर 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद ये बनता है पायरुवेट, और नेट गेन ऑफ एटीपी यहाँ पर होती है 2 एटीपी। ऑल दो ओवरऑल यहाँ पर 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 एटीपी इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज भी होते हैं। तो नेट गेन क्या होती है, 2 एटीपी होती है। अब ये जो पायरुवेट बना है, ये फर्दर बेसिकली कंडीशनिंग होती है। अगर ऑक्सीजन इस पायरुवेट के लिए अवेलेबल है, यहाँ पर देखिए, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, इफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये पायरुवेट बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर ये पायरुवेट बन और इनके लिए ऑक्सीजन दे आर नॉट अवेलेबल, ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल, तो इस केस में क्या होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पायरुवेट परफॉर्म करती है। यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्रोसीड होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन।
अब यहाँ पर देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बुक में एक टर्म यूज़ किया फर्मेंटेशन, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर मैं मेन डिफरेंस यहाँ पर लिखूंगा, इसके अलावा और भी डिफरेंस है दोनों प्रोसेस के दरमियान। एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा टर्म है फर्मेंटेशन। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होती है, यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है वो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, NO3 है, SO4 है। तो जब आपके पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ये बेसिकली क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। अगर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जैसे लैक्टिक एसिड है, इथाइल अल्कोहल है, तो ये बेसिकली कहलाता है फर्मेंटेशन। तो दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का है। यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड्स वगैरह है, तो ये अगर फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर काम करता है तो इसको फिर हम कहेंगे फर्मेंटेशन। अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, NO3 है, SO4 है, तो इस केस में फिर हम कहेंगे कि ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर कंपैरिजन में बात किया जाए तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। सो हियर लेस ATP is produced as compared to the aerobic respiration। यहाँ पर राउंड अबाउट 2 ATP बनते हैं। less ATP are produced as compared to the aerobic respiration and mainly यहाँ पर 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो वहाँ पर 38 एंड केस ऑफ द यूकैरियोट सेल 36 ATP बनते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस लेस ATP, ये फिर भी इम्पॉर्टेंट है एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जब भी हमें रैपिड ATP की प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है तो मेनली हम यूज़ करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी इंस्टेंटली ये एज अ सोर्स ऑफ ATP है। तो इस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द इन प्रोडक्ट हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन की 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली कि किस तरह से मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट होता है, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाइन की प्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो फर्स्ट बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड बेसिकली इनका जो इन प्रोडक्ट है वो बेसिकली लैक्टिक एसिड है, तो इस वजह से इस टाइप की फर्मेंटेशन को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर है इन प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड। इन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर इन प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, तो इस वजह से इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाया जाता है इन द ह्यूमन मसल सेल एंड बैक्टीरिया फाउंड इन द मिल्क। इट इज ऑकर इन मसल सेल and microorganisms such as bacteria found in the milk। तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इन 2 सेल्स में होती है। अब जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो इस हैवी एक्सरसाइज में बेसिकली लैक्टिक एसिड बनता है। तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारी मसल्स दर्द करते हैं, तो इस दर्द का मेन रीज़न क्या है, बेसिकली लैक्टिक एसिड है। तो जब भी टाइम गुजरता है तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉर्मलाइज होता है, क्योंकि यही लैक्टिक एसिड बेसिकली लिवर में जाता है, वहाँ इनसे अगेन ग्लूकोज बनाया जाता है। तो इस वजह से बेसिकली जब टाइम गुजरता है तो ये मसल फैन स्लोली एंड ग्रेजुअली स्लो होती है।
तो यहाँ पर बेसिकली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। इसके अलावा मिल्क में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं ये बेसिकली मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करती है। अब यहाँ पर ओवरऑल अगर मैकेनिज्म्स की बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेप इन्वॉल्व है और इनमें फर्स्ट स्टेप कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। तो फर्स्ट स्टेप इन द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दैट इज ग्लाइकोलिसिस, and the second one that is the reduction of pyruvate. Reduction of pyruvate. अब ग्लाइकोलिसिस हमारे पास एक 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक करके इनसे बनाया जाता है पायरुवेट मॉलिक्यूल। तो ये है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज को ब्रेक करके इनसे बनाया जाता है 2 molecule of pyruvate or pyroic acid. So this is actually the glycolysis. अब further इन ये जो पायरुवेट या पायरोइक एसिड बना है इनकी रिडक्शन होती है। रिडक्शन सिंपली कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है पायरुवेट का नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए C3H4NO3 ये पायरुवेट का स्ट्रक्चर है। तो ये 2 मॉलिक्यूल बने हैं, इनके जब हम रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड। तो रिडक्शन हम करेंगे NAD से। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, इनसे 2 हाइड्रोजन लेके ये बनता है 2NAD पॉजिटिव। ये 2 हाइड्रोजन बेसिकली प्रोवाइड करता है इस पायरुवेट को। तो यहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड C3H6O3। तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड बने। तो इसी प्रोसेस की वजह से बेसिकली क्या होती है, मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है ये कहलाती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसे नाम से जाहिर है कि यहाँ पर इन प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल, जो कि अल्कोहलिक की एक टाइप है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या है, इन प्रोडक्ट है इथेनॉल। तो इस वजह से इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अब अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया एंड यीस्ट है। तो ये इन ऑर्गेनिज्म में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाया जाता है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट सेल, पंजाई वगैरह में ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाया जाता है। अब अगर मैकेनिज्म्स की बात करें कि कौन सी स्टेप है जिसकी रिजल्ट में यही इथेनॉल बनता है, तो यहाँ पर मेनली 3 स्टेप्स है और इन 3 स्टेप्स की रिजल्ट में हमारे पास इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस एंड द सेकंड स्टेप दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप है रिडक्शन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। सो फर्स्ट स्टेप को देखिए ग्लाइकोलिसिस। तो जिस तरह से यहाँ पर भी हमने बात की, तो ये है ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इनसे बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। तो पायरुवेट के लिए मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ C3H4O3। तो ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप में यही जो पायरुवेट बना है C3H4O3, तो इनसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को रिमूव किया जाता है, इसी को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए C2H4O ये कहलाता है बेसिकली एसिड अल्डिहाइड। तो ये भी 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द डीकार्बोक्सिलेशन। अब थर्ड स्टेप क्या है, बेसिकली रिडक्शन है। तो ये जो एसिड अल्डिहाइड बना है, दिस इज एक्चुअली द एसिड अल्डिहाइड। अब इनकी रिडक्शन करना है और इन्हीं की रिडक्शन से बेसिकली इथेनॉल बनता है। तो ये है एसिड अल्डिहाइड C2
H for O. And this is actually the two molecule of acetaldehyde. इनकी रिडक्शन से बनता है C2H5OH। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की एडिशन होती है और ये हमें मिलती है फ्रॉम द रिड्यूस कोएंजाइम दैट इज कॉल्ड एस NADH। तो यहाँ पर है 2NADH। तो इनसे जब 2 हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो बनता है 2NAD पॉजिटिव, और ये 2 हाइड्रोजन बेसिकली लेता है एसिटाल्डिहाइड और इनसे फाइनली बनते हैं इथेनॉल। तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल हमारे पास बने। सो दिस इज एक्चुअली ओवरऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। आई थिंक आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।